प्रीतिका जैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अधिगम हब। कैसे हैं गाइज आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और स्टडी भी आपकी बहुत शानदार चल रही होगी। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंटेलिजेंस टेस्ट यानी बुद्धि परीक्षण। इससे पहले के वीडियोस में मैं इंटेलिजेंस की डेफिनेशंस, टाइप्स, उसकी थ्योरीज पढ़ा चुकी हूँ और डेफिनेशंस को मैंने विद ट्रिक समझाया है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। फिर बात आती है चैनल की, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आपको मिल जाएगा, इसलिए बेल आइकन भी दबा के रखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब हमारा टॉपिक। अब इंटेलिजेंस टेस्ट बुद्धि परीक्षण आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपको सन वाइज चीजें याद कराऊंगी कि सबसे पहले जो बुद्धि परीक्षण का एक तरीके से हिस्ट्री कि कब कौन से शब्द को किसने प्रयोग किया, कौन सा परीक्षण कहाँ से आया, किसने स्टार्ट किया, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले 1879 में एक मनोवैज्ञानिक थे विलियम वुंड। तो जो विलियम वुंड थे उन्होंने जर्मनी में एक जगह थी, जर्मनी का एक शहर लिप्जिंग नाम का जो शहर था, नगर था, उसमें प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। क्या स्थापित किया? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला को स्थापित किया किसने? विलियम वुंड ने। कहां पर किया? जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में। ऐसे ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस एग्जाम में आया हुआ भी है। फिर अब हम देखेंगे 1890 में क्या हुआ। 1890 में जो केटल नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने सर्वप्रथम मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया। किसका? मानसिक परीक्षण। ये मानसिक परीक्षण जो शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने? केटल ने। और इनकी एक बुक भी आई थी, तो बुक का नाम क्या था? मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। देखिए, तो जो बुक थी इनकी, इसका क्या नाम था? मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। और मानसिक परीक्षण, बुद्धि परीक्षण नहीं, मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? केटल ने, यानी इस शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने। फिर बात आती है 1905 की। 1905 में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया, बुद्धि परीक्षण बनाया गया। किसने बनाया? देखिए, एक अल्फ्रेड बिने नाम के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। तो जो बिने थे, अल्फ्रेड बिने, उन्होंने साइमन नाम के मनोवैज्ञानिक थे, साइमन की सहायता से बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया किसकी सहायता से? साइमन की सहायता से। किसने किया? अल्फ्रेड बिने ने किया। और बिने कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। हमें उन जितने भी ये मनोवैज्ञानिक है, ये कहाँ के रहने वाले थे, ये भी याद करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है। तो जो बिने थे, उन्होंने साइमन की सहायता से सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। अब जो इन्होंने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, ये किस नाम से कहलाया? ये कहलाया बिने साइमन परीक्षण। 1905 सन जरूर याद करना, बिने साइमन परीक्षण 1905। फिर बात आती है कि ये कितने से कितने वर्ष के बच्चों के लिए था? तो ये था 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए ये जो परीक्षण था 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए था। और इसमें कितने प्रश्न थे? इसमें जो प्रश्न थे वो थे टोटल 30 प्रश्न। और ये एक तरीके से कैसा परीक्षण बनाया था इन्होंने? जो परीक्षण बनाया था वो था व्यक्तिगत व शाब्दिक परीक्षण।
यानी ये 1905 में समझते हैं इसको। बिने ने साइमन की सहायता से एक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया और वो क्या कहलाया? बिने साइमन परीक्षण। ये जो परीक्षण था वो 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए था और इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 30 प्रश्न थे। और ये जो परीक्षण था वो कैसा था? व्यक्तिगत और शाब्दिक परीक्षण था। अब देखिए 1908 में व 1911 में, 1908 में व 1911 में ये जो बिने साइमन परीक्षण था इसमें संशोधन किया गया। इसमें क्या किया गया? करेक्शन किया गया, संशोधन किया गया और प्रश्नों की संख्या टोटल कितनी की गई? 59 और 59 प्रश्न इधर कर दिए गए क्वेश्चंस। यानी 1908 में एक बार संशोधन हुआ, फिर 1911 में संशोधन हुआ और लास्ट में जो क्वेश्चंस की संख्या जो कि पहले कितनी थी? 30 प्रश्न, वो कितनी कर दी गई? 59, 59 प्रश्न उसमें कर दिए गए। किसमें? परीक्षण में। तो ये तो था 1905 तक का। अब हम देखेंगे 1916। अब हम देखेंगे कि 1916 में क्या हुआ। तो 1916 में जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय था, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ये कहां पर था? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ये था अमेरिका में, ये अमेरिका में था। इसमें क्या किया गया? टर्मन की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? टर्मन की अध्यक्षता में, टर्मन की अध्यक्षता में इसमें संशोधन फिर से किया गया। टर्मन की अध्यक्षता में संशोधन हुआ और इसमें जो प्रश्नों की संख्या थी वो कितनी कर दी गई? अब 90 प्रश्न उसमें कर दिए गए। कब? संशोधन के बाद। संशोधन के बाद प्रश्नों की संख्या 90 कर दी गई और जो परीक्षण का नाम था क्या था? बिने साइमन परीक्षण। उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण। स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण उसको नाम दिया गया और उसमें प्रश्नों की संख्या 90 कर दी गई। और किसकी अध्यक्षता में किया गया? टर्मन की अध्यक्षता में। और कहां पर? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में। फिर बात आती है 1917 की। 1917 में अमेरिका में एक सामूहिक परीक्षण का निर्माण किया गया। कैसा परीक्षण? सामूहिक परीक्षण का निर्माण किया गया और इसमें जो ये परीक्षण था वो कैसे लोगों के लिए था? ये शिक्षित और अशिक्षित। सामूहिक परीक्षण का निर्माण किया, ये शिक्षित और अशिक्षित दोनों लोगों के लिए था। एक तरीके से जो सैनिक थे, सैनिकों की भर्ती के लिए ये था। किसकी भर्ती के लिए? सैनिकों की भर्ती के लिए इस परीक्षण का निर्माण किया गया, सैनिकों की भर्ती के लिए। और उसमें 2 तरीके से परीक्षण बनाए गए। एक तो था आर्मी अल्फा और एक था आर्मी बीटा। एक था आर्मी अल्फा, एक था आर्मी बीटा। तो जो आर्मी अल्फा था वो शिक्षित व्यक्तियों के लिए था। कैसे व्यक्तियों के लिए? शिक्षित व्यक्तियों के लिए। और जो आर्मी बीटा था वो था अशिक्षित व्यक्तियों के लिए। तो देखिए 1916 में क्या हुआ? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में टर्मन की अध्यक्षता में करेक्शन किया गया। बिने साइमन में 90 प्रश्न कर दिए और स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण वो कहलाया। 1917 में अमेरिका में एक सामूहिक परीक्षण का निर्माण किया गया जो कि किसके लिए था? सैनिकों की भर्ती के लिए था। और उसमें 2 तरीके के परीक्षण थे। एक तो था आर्मी अल्फा, एक था आर्मी बीटा। आर्मी अल्फा शिक्षित लोगों के लिए था और आर्मी बीटा कैसे लोगों के लिए था? अशिक्षित लोगों के लिए। फिर बात आती है इंडिया की। ये तो सब हो गई कहाँ का? इतिहास, बुद्धि परीक्षण का, एक तरीके से विदेशी इतिहास। अब हम बात करें कि हमारे इंडिया में क्या हुआ और 1922 में क्या हुआ हम ये देखेंगे। तो 1922 में FG कॉलेज, जो FG कॉलेज है इसमें एक प्रोफेसर थे। प्रोफेसर का नाम क्या था? C.H. राइस नाम के प्रोफेसर थे। इन्होंने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया और उसमें इन्होंने प्रश्नों की संख्या रखी कितनी? 35 प्रश्न।
और किन किन के लिए थे? 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए, 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए। और कैसे थे? व्यक्तिगत व शाब्दिक, व्यक्तिगत व शाब्दिक परीक्षण का निर्माण किया। अब जो इनका जो परीक्षण था वो क्या कहलाया, वो हम देखते हैं। जो इनका परीक्षण था वो क्या कहलाया? बिने परफॉर्मेंस पाउंड स्केल, और एक जो नाम था वो था हिंदुस्तानी बिने साइमन परीक्षण, हिंदुस्तानी बिने साइमन परीक्षण। तो ये इनका जो 1922 में भारत में एफजी कॉलेज लाहौर में C.H. राइस नाम के जो प्रोफेसर थे उन्होंने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। उसमें टोटल 35 प्रश्न थे, 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए था। एक तरीके से ये व्यक्तिगत व शाब्दिक परीक्षण था। और इनका जो परीक्षण था उसको इन्होंने क्या नाम दिया? बिने परफॉर्मेंस पाउंड स्केल या फिर हिंदुस्तानी बिने साइमन परीक्षण। तो ये इतिहास था कि 1879 में क्या किया? विलियम वुंट ने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण किया। फिर 1890 में केटल ने मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया। 1905 में जो बिने साइमन परीक्षण बनाया गया, बिने ने बनाया था साइमन की मदद से। फिर 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में उसमें करेक्शन किया गया, ठीक है। और फिर स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण उसे कहा गया। 1917 में एक सामूहिक परीक्षण बनाया गया जो कि आर्मी की भर्ती के लिए था, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा। और उसके बाद 1922 में भारत में एफजी कॉलेज में C.H. राइस ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया और उन्होंने उसे क्या नाम दिया? बिने परफॉर्मेंस पाउंड स्केल और हिंदुस्तानी बिने साइमन परीक्षण। अब हम देखेंगे कि ये जो बुद्धि परीक्षण है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, इसके टाइप्स के बारे में अब हम समझेंगे। तो बुद्धि परीक्षण के प्रकार में अब हम देखेंगे कि जो बुद्धि परीक्षण के जो प्रकार है वो 2 टाइप के बताए गए। एक तो है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होगा? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण वो होगा जिसमें पर्टिकुलर, यानी एक तरीके से कह सकते हैं इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर जब हम इंटेलिजेंस के लिए टेस्ट कर रहे हैं तो वो क्या होगा? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। और दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण, यानी ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। अब देखिए उसमें क्या हो रहा था व्यक्तिगत वाले में कि पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का जो परीक्षण किया गया वो कहलाया व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। और जब हम किसी ग्रुप का, किसी समूह का, यानी काफी सारे लोगों के ऊपर एक साथ जब हम बुद्धि का परीक्षण करें, बुद्धि के लिए टेस्ट ले, वो होगा हमारा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। यानी इसमें क्या होगा? एक व्यक्ति, ठीक है, और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या होगा? एक तरीके से समूह या फिर कई लोगों पर एक साथ परीक्षण करना, वो कहलाएगा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अब देखिए जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है वो 2 टाइप का है। एक तो है शाब्दिक और एक है अशाब्दिक। इन्हें हम वाचिक और अवाचिक भी कह सकते हैं। अब देखिए शाब्दिक क्या? शाब्दिक वो होगा जिसमें हम शब्दों का प्रयोग करें, यानी बोलकर भाषा का प्रयोग करें, जिसमें कह सकते हैं कि शब्द और भाषा का प्रयोग हो। शब्द और भाषा का प्रयोग होगा, वो कैसा होगा? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग ना हो, जिसमें खाली क्या हो? क्रियाएं, जिसमें क्रियाओं के द्वारा बुद्धि परीक्षण किया जाए, वो होगा अशाब्दिक। अब देखिए शाब्दिक में भी एक आता है, वो कौन सा है? बिने साइमन परीक्षण। बिने साइमन परीक्षण कब, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कब आया? 1905 में। ये एक तरीके से व्यक्तिगत
और शाब्दिक परीक्षण था। ये भी बताया था मैंने आपको, ये व्यक्तिगत और शाब्दिक परीक्षण था। बिने साइमन परीक्षण में क्या होता है कि किसी भी एक व्यक्ति पर परीक्षण किया जाता है और उसमें वो बोलकर, शब्दों का प्रयोग करके मतलब आंसर देता है। एक तरीके से जो भी परीक्षण होता है उसमें भाषा का प्रयोग होता है। लेकिन इनका जो ये परीक्षण था, इसमें जो खामी थी वो क्या थी कि अगर कोई व्यक्ति अशिक्षित है, जो कि भाषा को नहीं जानता है, तो वो इस परीक्षण को नहीं दे सकता। तो उसके लिए आया यहाँ पर अशाब्दिक परीक्षण। इसमें क्या होता है, क्रियाओं के माध्यम से, यानी क्रियाओं के माध्यम से कि आपसे कुछ करवाया जाता है, उधर आपको बोलने की और शब्दों के प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, क्रियाओं के माध्यम से वो परीक्षण लिया जाता है। अब इस परीक्षण में भी कई चीजें आती हैं, जैसे कि पहला हम देखेंगे वस्तु संयोजन, ठीक है। और सेकंड आती है चित्र पूर्ति परीक्षण, एक होती है मनुष्य कर्षण, और फिर जो आता है आखिरी में वो है ब्लॉक बिल्डिंग। यानी अशाब्दिक जो क्रिया, यानी अशाब्दिक जो परीक्षण है, अशाब्दिक परीक्षण के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, चित्र पूर्ति, वस्तु संयोजन, मनुष्य कर्षण, ब्लॉक बिल्डिंग। इसमें किसी भी भाषा की जरूरत नहीं है। ये अशिक्षित जो लोग हैं, यानी जिनको भाषा नहीं आती है, जो बोल नहीं सकते हैं, वो भी इस वाले परीक्षण को दे सकते थे। उनके ऊपर भी ये वाला परीक्षण किया जा सकता था। इसमें जो टाइप्स हैं वो कौन से होंगे, इस तरीके के परीक्षण लिए जाते थे। अब बात आती है कि वस्तु परीक्षण क्या है। तो देखिए वस्तु संयोजन क्या है। वस्तु संयोजन में क्या होता है कि अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को जुड़वाया जाता है, यानी वस्तुओं को जोड़ना कह सकते हैं हम, वस्तुओं को जोड़ना। वस्तु संयोजन में क्या करवाया जाता था, वस्तुओं का संयोजन, यानी वस्तुओं को जुड़वाया जाता था कि व्यक्ति को अलग अलग वस्तुएं दे दी जाती थी और फिर उनसे कहा जाता था कि इन्हें जोड़ के दिखाओ। तो इस तरीके से उनके इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का परीक्षण किया जाता था। फिर आता है चित्रपूर्ति में क्या किया जाता था, जो अधूरे चित्र हैं उनको पूर्ण करवाया जाता था। अधूरे चित्रों को पूर्ण करवाया जाता था कि मतलब चित्र दे दिए, बीच में ब्लैंक दे दिया जाता था और व्यक्ति को कहा जाता था कि यहाँ पर कोई जो भी एप्रोप्रिएट, कोई भी जो भी उचित चित्र है उसे भरकर उसको पूर्ति करो। तो इस तरीके से चित्र पूर्ति परीक्षण लिया जाता था। फिर आता है मनुष्य कर्षण को हम कह सकते हैं ड्रॉ ए मैन टेस्ट। क्या कह सकते हैं, ड्रॉ ए मैन टेस्ट। ड्रॉ ए मैन, इसमें क्या करवाया जाता था कि यानी मनुष्य की कोई आकृति बनवाई जाती थी। यानी लिख भी रहा है, देखो इसे ड्रॉ ए मैन, यानी एक व्यक्ति को ड्रॉ करो, यानी किसी भी मनुष्य नुमा आकृति को बनवाया जाता था और इस तरीके का ये परीक्षण होता था। फिर आता है ब्लॉक बिल्डिंग। तो ब्लॉक बिल्डिंग, सबसे पहले ये जो ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण था ये किसने दिया, ये दिया कोहो नाम के विद्वान थे जिन्होंने ये ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण दिया गया। अब ब्लॉक बिल्डिंग में क्या होता था, ब्लॉक बिल्डिंग में चौकोर बॉक्स होते थे, उनको दे दिया जाता था व्यक्ति को और कहा जाता था कि कोई भी एक बिल्डिंग या कोई भी चीज बनाकर दिखाएं उनसे, मतलब ब्लॉक्स उनको अलग अलग दे दिए जाते थे। जैसे कि आपने बच्चों के पास देखे होंगे, छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं, वो उनकी गाड़ी बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। तो इसी तरीके का ये था ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट, जो कि उसमें क्या है कि जो बच्चे या व्यक्ति जिस पे भी परीक्षण किया जा रहा है उसको ब्लॉक्स दिए जाते थे और बिल्डिंग बनवाई जाती थी। और ये किसने दिया था, ये दिया था कोहो ने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये था हमारा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, जिसमें शाब्दिक अशाब्दिक यानी शब्द भाषा का प्रयोग करके शाब्दिक खाली क्रियाओं से होता था। और इसमें बिने साइमन परीक्षण आया, जिसमें व्यक्ति का जो भी टेस्ट लिया जाता था उसमें उसे बोलना पड़ता था, भाषा का यूज लेना पड़ता था। अशाब्दिक में खाली क्रियाओं का यूज करना होता था, खाली जैसे कि वस्तुओं को जुड़वा लिया, बिल्डिंग ब्लॉक के जरिए बिल्डिंग बनवा ली, अधूरे चित्रों को पूरा करवा लिया, किसी मनुष्य की आकृति बनवा ली। इस तरीके के टेस्ट इसमें किए जाते थे। अब बात आती है सामूहिक बुद्धि परीक्षण की। तो देखिए सामूहिक जो बुद्धि परीक्षण था उसमें भी दो तरीके के टेस्ट थे। इसे हम यहाँ से हटा देते हैं ये सारा। अब देखिए सामूहिक बुद्धि परीक्षण देखेंगे तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण में भी दो तरीके के थे। एक तो था शाब्दिक, जिसे हम बातचीत कह सकते हैं, और एक था अशाब्दिक।
जिसे हम अवाचिक भी कह सकते हैं। देखिए शाब्दिक में भी यही था कि ये जो शाब्दिक था वो कैसे लोगों के लिए था, शिक्षित लोगों के लिए, यानी कह सकते हैं कि जो शब्दों का यूज कर सके, बोल सके, शिक्षित लोगों के लिए। अशाब्दिक कैसे लोगों के लिए था, अशिक्षित लोगों के लिए। अब देखिए शाब्दिक में जो टेस्ट रखा गया वो कौन सा था, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, वो था आर्मी एल्फा टेस्ट, आर्मी एल्फा टेस्ट। और जो सेकंड वाला था उसमें रखा गया आर्मी बीटा टेस्ट। अच्छा, ये जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण था ये किसके लिए निर्माण किया गया था, सैनिकों के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, सैनिकों की भर्ती के लिए यानी आर्मी की भर्ती के लिए ये इस परीक्षण का निर्माण किया गया था। और कब किया गया था, देखिए 1917 में इसका निर्माण किया गया था, लेकिन 1914 से लगभग शुरुआत हो गई थी। 1914 में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उस समय इस बुद्धि परीक्षण के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और 1917 में सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। और जो कि एक समूह पे एक साथ कई लोगों पे ये परीक्षण किया जा सकता था, जिसमें दो तरीके के थे, शाब्दिक और अशाब्दिक। जो शाब्दिक था वो कैसे लोगों के लिए था, शिक्षित। शाब्दिक जो परीक्षण था वो था शिक्षित लोगों के लिए, और जो अशाब्दिक था वो कैसे लोगों के लिए था, अशिक्षित लोगों के लिए। ठीक है। और जो शाब्दिक था उसमें आर्मी अल्फा टेस्ट आता है। आर्मी अल्फा टेस्ट किनके लिए था, शिक्षित के लिए। और फिर दूसरे में अशाब्दिक में रखा गया आर्मी बीटा टेस्ट। आर्मी बीटा टेस्ट किनके लिए था, अशिक्षित लोगों के लिए। तो इस तरह ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण में दो तरीके के टेस्ट किए गए, यानी ये आर्मी सैनिकों की भर्ती के लिए इन टेस्ट का निर्माण किया गया था। जो आर्मी अल्फा टेस्ट था, आर्मी अल्फा टेस्ट, इसमें दो शब्दों का प्रयोग हुआ। एक तो आता है बेसल वर्ष और एक आता है टर्मिनल वर्ष। अब हम देखेंगे बेसल वर्ष क्या होता है, यानी अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक के द्वारा हल किया जाना, यानी अधिकतम, यानी अगर कोई बच्चा किसी अधिकतम आयु स्तर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता है तो वो उसकी मानसिक आयु कहलाएगी और उसे क्या कहेंगे, बेसल वर्ष। अब बात आती है टर्मिनल वर्ष की। तो टर्मिनल वर्ष किसे कहेंगे, जब बालक जिस आयु स्तर के प्रश्नों को हल नहीं कर पाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनल वर्ष। यानी बेसल वर्ष उसे कहेंगे जब कोई बच्चा अधिकतम आयु स्तर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, वो उसकी मानसिक आयु भी कहलाएगी। मान चलिए बच्चे की आयु है 5 साल और वो 8 साल 9 साल तक के बच्चे के स्तर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लेता है, तो वो उसका क्या होगा, बेसल वर्ष और मानसिक आयु। और जब टर्मिनल वर्ष क्या होगा, जब बालक जिस आयु स्तर के प्रश्नों को हल नहीं कर पाता है, कि मान के चलिए 5 साल का बच्चा है, अब वो 4 साल के बच्चे का भी क्वेश्चंस, यानी 4 साल के बच्चे के स्तर के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हल नहीं कर पा रहा है, तो क्या कहलाएगा, टर्मिनल वर्ष। या फिर वो 6 साल के बच्चे तक के जो स्तर के क्वेश्चंस हैं उनको हल नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, टर्मिनल। वो भी उसकी मानसिक आयु कहलाएगी, लेकिन वो किस आयु स्तर तक के प्रश्नों को हल नहीं कर पा रहा है, तो वो होगा टर्मिनल। और वो अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को हल कर सकता है, तो वो क्या होगा, बेसल वर्ष। ये किस में आया, ये आर्मी अल्फा टेस्ट में इन 2 वर्षों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि आर्मी अल्फा टेस्ट कैसे लोगों के लिए था, शिक्षित लोगों के लिए। तो शिक्षित लोगों के लिए जो 2 चीज थी,
क्या बेसल वर्ष और टर्मिनल वर्ष इसका प्रयोग किया गया। तो बुद्धि परीक्षण के प्रकारों के अलावा भी कुछ अन्य बुद्धि परीक्षण है, अब हम उनको समझेंगे, जिसमें पहला आता है मिश्रित बुद्धि परीक्षण। यानी मिश्रित बुद्धि परीक्षण हम उस परीक्षण को कहेंगे जिसमें वाचिक और अवाचिक यानी शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार के परीक्षणों के गुण और विशेषताएं पाई जाएंगी। किसमें? मिश्रित बुद्धि परीक्षण में। इसके उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं बैचलर बुद्धि परीक्षण और पीए मेहरोत्रा परीक्षण। तो जो बैचलर बुद्धि परीक्षण है ये एक तरीके से वैध और मान्य रहा, और जो पीए मेहरोत्रा परीक्षण है ये मतलब एक मिश्रित बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है, लेकिन ये इनका जो ये परीक्षण था वो इतना वैध और मान्य नहीं रहा। तो हम जानेंगे बैचलर बुद्धि परीक्षण। तो जो बैचलर बुद्धि परीक्षण है ये जो दिया वो किसने दिया? डॉक्टर डेविड वेशलर ने। डॉक्टर डेविड वेशलर ने बैचलर बुद्धि परीक्षण को दिया, जो कि कैसा है? एक मिश्रित बुद्धि परीक्षण। और कब दिया? 1944 में। 1944 में ये परीक्षण इन्होंने दिया था। और ये कहाँ पर दिया गया? यानी ये जो परीक्षण का निर्माण किया वो कहाँ पर किया? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। जो अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है वहां पर इस परीक्षण का निर्माण किया गया। और ये जो परीक्षण है वो 16 से 60 वर्ष तक के लोगों के लिए उपयुक्त है। अच्छा, ये जो परीक्षण था इसका 1955 में संशोधन किया गया था। 1955 में संशोधन हुआ था, और तब जाके ये जो मतलब ये परीक्षण था वो 16 से 60 वर्ष तक के लोगों के लिए उपयुक्त माना गया। फिर आता है हमारा बुद्धि परीक्षण माला। बुद्धि परीक्षण माला क्या होती है? जब एक से अधिक परीक्षणों को एक साथ सम्मिलित किया जाता है, यानी ऐसी परीक्षण माला जिसमें एक से ज्यादा परीक्षण हो, तो वो क्या कहलाएगी? बुद्धि परीक्षण माला। तो जो बुद्धि परीक्षण माला है उसके उदाहरण के तौर पर हम किसे देख सकते हैं? भाटिया बुद्धि परीक्षण। जो भाटिया बुद्धि परीक्षण माला। तो अब बात आती है कि भाटिया बुद्धि परीक्षण माला क्या था, कब आया? तो ये आया 1955 में, यानी 1955 में आया भाटिया बुद्धि परीक्षण माला। और ये हर प्राणी के लिए, प्रत्येक प्राणी के लिए ये परीक्षण माला उपयुक्त थी। और इनका जो ये बुद्धि परीक्षण था भाटिया बुद्धि परीक्षण, इसे वैध, विश्वसनीय और ये मान्य भी रहा, यानी इसे काफी रिलायबल माना गया भाटिया के बुद्धि परीक्षण को। और हमारा जो अगला परीक्षण है वो है रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण। ये जो परीक्षण था वो किसने दिया? रेविन ने दिया। कब दिया? 1927 में रेविन के द्वारा इस परीक्षण को लाया गया। ये जो परीक्षण था इसमें किसी भी प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं किया गया। इसको भी हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाषा का प्रयोग इसमें नहीं था। और इसमें जो बुद्धि का मापन किया जाता था वो किस तरीके से किया जाता था? तो इसमें जो बालकों की बुद्धि का मापन होता था वो रेखा गणित की आकृतियों के द्वारा बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता था। और इस परीक्षण को भाषा मुक्त या संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा इसे, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की पर्टिकुलर भाषा का प्रयोग नहीं किया गया। और ये संस्कृति मुक्त यानी किसी भी कह सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर जो कल्चर है उसके लिए ही ये परीक्षण नहीं था। किसी भी प्रकार की भाषा वाले और किसी भी प्रकार की संस्कृति वाले व्यक्ति के लिए परीक्षण उपयुक्त था, क्योंकि ना तो ये भाषा से संबंधित था ना किसी संस्कृति से। तो एक तरीके से भाषा मुक्त और संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण था। इसमें 3 तरीके की मापनी को बताया गया: स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, और थर्ड है हमारा उच्चतर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। जो स्टैंडर्ड था वो था सामान्य बालकों के लिए। अब देखिए एज ए ट्रिक भी हम याद कर सकते हैं कि कोई चीज स्टैंडर्ड है तो वो किसके लिए? सामान्य लोगों के लिए, औसत बालक जो होंगे उनके लिए स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बनाया गया। फिर जो रंगीन वाला मैट्रिक्स था वो किसके लिए था? मंदबुद्धि बालकों के लिए, क्योंकि मंदबुद्धि बालक होते हैं थोड़ा धीमी गति से सीखने वाले, तो चूंकि कलरफुल मैट्रिक्स था तो उन्हें थोड़ा अट्रैक्ट करेगी। फिर आता है उच्चतर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, जो कि था प्रतिभाशाली और सृजनशील बालकों के लिए, क्योंकि देखिए जो ऑलरेडी प्रतिभाशाली है, सृजनशील है, जिनमें ऑलरेडी इतनी क्रिएटिविटी है, तो उनके लिए कैसा मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स चूज किया जाएगा जो कि कैसा हो? उच्चतर हो, हायर लेवल का हो। तो इसलिए एज ए ट्रिक याद रख सकते हैं कि औसत बालकों के लिए स्टैंडर्ड चीज, प्रतिभाशाली के लिए उच्चतर
और मंदबुद्धि वालों के बालकों के लिए रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। तो ये था हमारा रैविन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बुद्धि परीक्षण, और इसे हम भाषा मुक्त या संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। और जो अगला परीक्षण है वो है गुड एनफ का ड्रॉ ए मैन बुद्धि परीक्षण। ये जो एक महिला मनोचिकित्सक थी गुड एनफ, महिला मनोचिकित्सक थी गुड एनफ, और इन्होंने ये जो परीक्षण का निर्माण किया ये किया 1936 में, यानी 1936 में। ये क्या करती थी, जो मानसिक रोगी हैं उनका उपचार करने से पहले उनकी बुद्धि की स्थूल जानकारी लेती थी। वो किसके जरिए लेती थी, इस परीक्षण के जरिए। वो क्या करती थी, ड्रॉ ए मैन का अर्थ क्या होता है, किसी मानव को ड्रॉ करो, यानी एक मनुष्य का चित्र बनवाती थी, और फिर वो जो रोगी मनुष्य का चित्र बनाते थे उनके अंगों के अनुपात के आधार पर गुड एनफ उनका बुद्धि का परीक्षण करती थी और फिर उनको उपचार देती थी। यानी उपचार देने से पहले वो उनकी बुद्धि की स्थूल जानकारी लेती थी। कौन, गुड एनफ। इसलिए उन्होंने एक परीक्षण बनाया ड्रॉ ए मैन। और कब आया ड्रॉ ए मैन, 1936 में। फिर हम देखते हैं जालोटा बुद्धि परीक्षण। तो जालोटा जो बुद्धि परीक्षण है वो एक कैसा परीक्षण है, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। हमने पहले जो सामूहिक, व्यक्तिगत और सामूहिक दो तरीके के परीक्षण पढ़े थे, उसमें जो शाब्दिक था उसमें हमने क्या पढ़ा था, आर्मी अल्फा परीक्षण। तो उसी के उदाहरण की तरह एक जालोटा बुद्धि परीक्षण आया, उदाहरण के स्वरूप कह सकते हैं, जो कि एक सामूहिक शाब्दिक परीक्षण था। और ये कब आया, 1921 में। 1921 में जालोटा ने एक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया जो कि 11 से 16 वर्ष के बालकों के लिए, जो कि 11 से 16 वर्ष के बालकों के लिए था। और इसमें 7 फील्ड से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, यानी 7 क्षेत्रों से संबंधित 100 प्रश्न इसमें पूछे जाते थे। गुड एनफ ने ड्रॉ ए मैन और जालोटा का स्वयं का जालोटा बुद्धि परीक्षण वो आया 1936 में, ये आया 1921 में। इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और 11 से ये 16 वर्ष के बालकों के लिए होता है। इन सब बुद्धि परीक्षणों के अलावा भी कुछ अन्य बुद्धि परीक्षण हैं जिनके कह सकते हैं कि वो परीक्षण किसने दिए, वो उनका उतना नाम ही याद करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जैसे कि सामूहिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण है, ये इसका जो निर्माण हुआ वो कहाँ हुआ, भारत में। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है कि भारत में एक सामूहिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण का निर्माण हुआ जिसे हम CIE भी कह सकते हैं। इसका जो निर्माण हुआ ये किसने किया, ये किया प्रोफेसर उदय शंकर ने। फिर बात आती है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। ये कब आया, ये आया 1916 में। ये मैंने आपको शुरू में जब बुद्धि परीक्षण का इतिहास बताया था, जब मैंने बताया था कि 1905 में आया था बिने साइमन परीक्षण, 1916 में उसमें करेक्शन किया गया और फिर आया स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, जो कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि कहाँ पर था, अमेरिका, वहां पर उसमें करेक्शन किए और स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण 1916 में आया। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। और फिर एक क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि वयस्कों की बुद्धि मापन का सर्वोत्तम परीक्षण कौन है। तो देखिए, वयस्कों के लिए जो सर्वश्रेष्ठ बुद्धि परीक्षण होगा वो होगा बैचलर परीक्षण, क्योंकि मैंने आपको जो बैचलर परीक्षण है उसमें बताया था कि उसमें 1955 में करेक्शन किया गया था और 16 से लेके 60 वर्ष तक, 16 से लेके 60 वर्ष तक के लोगों के लिए वो उपयुक्त था। तो वयस्कों के लिए सर्वोत्तम परीक्षण कौन सा, बैचलर परीक्षण। फिर आता है जोशी सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण। ये भी बुक्स में मिल जाता है, तो मैंने मेंशन कर दिया है कि एग्जाम में आता है तो हमें पता होना चाहिए। जोशी सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण ये डॉक्टर MC जोशी ने दिया और कब दिया, 1960 में दिया। इस परीक्षण में लगभग 20 मिनट लगती है और इस परीक्षण के माध्यम से बुद्धि लब्धि का भी पता लगाया जाता था। फिर आता है एक पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट। ये भी बुक्स में आपको मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने सारे लिख दिए हैं क्योंकि एग्जाम्स में तो वही कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट ये 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए होते थे और ये एक तरीके का व्यक्तिगत परीक्षण हमने पढ़े थे, व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षण। तो एक तरीके का व्यक्तिगत परीक्षण था। इसमें बालक को एक भूल भुलैया दिया जाता था, पेंसिल से उसे रास्ता बनाते हुए बाहर निकलना होता था, जैसा कि भूल भुलैया हम पजल में करते हैं, बाहर निकलने का रास्ता देखना होता था। लेकिन अगर बच्चा सफल हो जाता है तो उसकी बुद्धि अच्छी मानी जाती थी, अदरवाइज अगर बच्चा असफल होता था तो उसकी जो कह सकते हैं उसके विकास, बुद्धि के विकास के हिसाब से उसका परफॉर्मेंस कम माना जाता था। तो ये पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट था। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए मैंने ये सब यहाँ पर आपको बताया। सारे
परीक्षण बताएं। इसके अलावा परीक्षण का अगर हम देखा जाए कि बुद्धि परीक्षण का क्या महत्व है, तो बुद्धि परीक्षण का देखो कि बहुत सारा बच्चों के लिए काफी महत्व होता है कि बुद्धि पर मतलब उनका जो बुद्धि का अनुपात है उसी के हिसाब से हम पाठ्यक्रम बना सकते हैं, उसी के हिसाब से उन्हें गाइड किया जा सकता है। उनका जो डेवलपमेंट स्केल किस ओर जा रहा है, किस हिसाब से जा रहा है, उनका पता लगा के उसी तरह उनमें एक तरीके से कह सकते हैं कि उनके इंटेलिजेंस का पता लगा के उसी तरीके का अधिगम, उसी तरह का लर्निंग उन्हें कराया जा सकता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंटेलिजेंस का पता लगना। तो आज हमने बुद्धि परीक्षण के बारे में जाना, बुद्धि परीक्षण के कितने टाइप्स होते हैं, बुद्धि परीक्षण का इतिहास जाना, और अब हम अगली वीडियो में IQ के बारे में समझेंगे। पूरी वीडियो में मैंने कहीं भी नहीं कहा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन अब बोल रही हूँ प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी एक फीडबैक मिले और हम भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएँ। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।